स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टू द पॉइंट एकेडमी में। इस भाग में हम राजस्थान के इतिहास का मेवाड़ वंश का जो मेवाड़ राज्य का गुहिल वंश है उसको हम देखेंगे। इससे पहले हम राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में पहले पढ़ चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि कुछ विद्वान ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं, कुछ विद्वान प्राचीन क्षत्रियों से मानते हैं। नेनसी और टोड जैसे लोग जो है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के आधार पर अग्निकुंड की जो प्रचलित कथा है उसके आधार पर भी राजपूतों की उत्पत्ति के निष्कर्ष निकालते हैं। और अंत में हमने देखा कि निष्कर्ष रूप में कुछ मिश्रित सिद्धांत, कुछ प्राचीन क्षत्रिय, कुछ जात्योपकर्ष, कुछ जात्यापकर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार राजपूतों ने कुछ भी हो, ये किसी भी वंश के हो, लेकिन इन्होंने प्राचीन क्षत्रिय परंपरा का पालन किया था। तो हम इस भाग में शुरू करते हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास। इस नक्शे के आधार पर हम देख रहे हैं कि राजस्थान में भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर और राजसमंद, इन जिलों में मेवाड़ का आधिपत्य रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम गुहिलों की उत्पत्ति देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियों का, जिनमें महत्वपूर्ण जो शासक है जैसे गुहिल, पप्पा रावल, अल्लट, जेत्र सिंह, तेज सिंह, रतन सिंह और राणा हम्बी। ठीक है, तो चलते हैं हम गुहिल वंश की ओर। गुहिल वंश, इसको गहलोत वंश के नाम से भी जानते हैं। गुहिल को गहलोत भी कहा जाता है। सबसे पहले अबुल फजल गुहिलों को ईरान के राजा, ईरानी बादशाह नौशेरवा का वंशज मानता है, नौशेरवा का वंशज स्वीकार करता है। यानी अबुल फजल गुहिलों की ईरानी उत्पत्ति मानता है। इसके बाद कर्नल टोड, वो गुहिलों को वल्लभी से आया हुआ बताते हैं। ठीक है, वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास जिन्होंने वीर विनोद की रचना की थी, वो भी गुहिलों को वल्लभी से आना स्वीकारते हैं। डॉक्टर भंडारकर ये कहते हैं कि ये आनंदपुरी के ब्राह्मण हैं। ये आनंदपुर से आना स्वीकारते हैं। ठीक है, आनंदपुर के ब्राह्मण वंशी। इसका आधार क्या लेते हैं? कुंभलगढ़ प्रशस्ति को। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसके आधार पर ये आनंदपुर के ब्राह्मण मानते हैं गुहिलों को, भंडारकर। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा भी गुहिलों को ब्राह्मण वंशी स्वीकारते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ज्यादातर विद्वान गुहिलों को ब्राह्मण वंशी स्वीकारते हैं। और कर्नल टोड ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल टोड ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया। वो कौन कौन सी है देखो, जैसे कल्याणपुर, वागड़, चाटसू, घोड़ और काठियावाड़। ठीक है, और ऐसा मानते हैं कि लगभग 566 ईस्वी में गुहिल नामक व्यक्ति ने इस क्षेत्र पर अपना शासन शुरू किया। 566 ईस्वी में गुहिल नामक शासक, और यह बड़ा प्रतापी शासक हुआ था। इसके बाद जो शासक हुए हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हुए हैं। इसके बाद
प्रतापी शासक हुए जिन्हें हम पप्पा रावल के नाम से जानते हैं। पप्पा रावल या काल भोज, इसके नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है 1460 ईस्वी की। ये पप्पा रावल को विप्र बताती है, यानी ब्राह्मण। और इसी प्रशस्ति के आधार पर हम देखते हैं कि गोपीनाथ शर्मा वगैरह इनको ब्राह्मण वंशी स्वीकार करते हैं। अब बप्पा रावल ने सबसे पहले कुछ उपाधियां धारण की। हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज, ये उपाधि इन्होंने धारण की। और ऐसा मानते हैं कि काल भोज भी जो है वो इनकी उपाधि थी। और इस संदर्भ में अपने को एक हारित ऋषि की कथा का भी उल्लेख मिलता है। इनके बारे में हम सब जानते हैं कि कहते हैं कि बप्पा रावल हारित ऋषि की गायों को चराते थे, और एक दिन हारित ऋषि ने बप्पा रावल पे कृपा करके उन्हें कोई खजाने का पता बता दिया, और उसकी वजह से बप्पा रावल को काफी सारा धन मिला और उन्होंने मेवाड़ राज्य की स्थापना की। ठीक है, बप्पा रावल की जो राजधानी थी, राजधानी वो थी नागदा। तो मेवाड़ की प्रथम राजधानी का होने का श्रेय किसको प्राप्त है? नागदा। फर्स्ट राजधानी हुई है नागदा। और लगभग 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, महान मौर्य को परास्त किया। महान मौर्य जो मौर्य वंश का शासक माना जाता है, उसको परास्त करके चित्तौड़ पर बप्पा रावल ने अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में उदयपुर के पास एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण कराया। और ये किस संप्रदाय का है? लकुलीस संप्रदाय का। इस मंदिर का बप्पा रावल ने निर्माण करा। ठीक है, इस प्रकार हम बप्पा रावल को देखते हैं। ठीक है, तो बप्पा रावल कालभोज इनकी उपाधि थी। श्यामल दास भी यही लिखते हैं कि कालभोज जो है वो उपाधि थी, या यूं कह सकते हैं कि कालभोज जो है वो असली नाम था और बप्पा उनकी किताब था। कुछ भी कहें, पर ये कह सकते हैं कि बप्पा रावल और कालभोज एक ही व्यक्ति थे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको विप्र कहा है। इन्होंने हिंदुआ सूरज उपाधि धारण की। हारित ऋषि की कृपा से इन्हें धन मिला, जिसकी सहायता से इन्होंने सेना इकट्ठी की और नागदा को अपनी राजधानी बनाया। 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर इन्होंने आक्रमण किया, मान मौर्य को वहां से हटा दिया और चित्तौड़ को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। कैलाशपुरी में इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि लकुलीस संप्रदाय से संबंधित है। इसके बाद काफी सारे राजा हुए, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। जैसे एक राजा हुए हैं शिलादित्य। ठीक है, उसके बाद अपराजित। इन राजाओं के नाम इसलिए ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कई बार इनमें से किसी एक राजा का नाम देख के ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जैसे मेवाड़ का राजा नहीं रहा है, या इनमें से कौन मेवाड़ का राजा रहा है। ठीक है, तो अपराजित, खुम्माण। खुम्माण के विषय में यह कहा जाता है कि इन्होंने अरब आक्रमणकारियों को परास्त किया। अरब आक्रमण को विफल किया। इसके बाद हम देखते हैं खुम्माण थर्ड। यह हुआ है 877 से 926 ईस्वी के आसपास। यह बड़ा प्रतापी शासक था और मेवाड़ की शक्ति को इसने वापस प्रतिस्थापित किया। और इसका उल्लेख अपने को कहां मिलता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसका उल्लेख अपने को मिलता है। और ऐसा मानते हैं कि इसने राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह किया।
ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रतापी शासक अल्लट। ठीक है, तो राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह इन्होंने किया था, भरत भट्ट ने, सॉरी, भरत भट्ट ने राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह किया था। अल्लट जो है, अब चूंकि राष्ट्रकूटों से मेवाड़ के संबंध अच्छे हो गए थे, इसलिए राष्ट्रकूटों की सहायता से, यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि राष्ट्रकूटों की सहायता प्राप्त की अल्लट ने, और इनकी सहायता से परमारों को परास्त किया, परमारों को परास्त कर दिया। और सबसे पहले हमें आहड़ के लेख से अल्लड़ की नौकरशाही का उल्लेख मिलता है, यानी इसके काल में जो पदाधिकारी थे उनके नामों का उल्लेख हमें मिलता है, जैसे मुख्यमंत्री, है ना, संधि विग्रहक, अक्षपटलिक, भिस्गादिराज, इन सब का उल्लेख अपने को यहां से मिलता है। यह आहड़ लेख जो है उसमें उल्लेख मिलता है वराह मंदिर के निर्माण का, वराह मंदिर के निर्माण का उल्लेख हमें मिलता है। और इसी लेख से हमें पता चलता है कि उस समय आहड़ वो एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद अल्लट के बाद धीरे धीरे मेवाड़ की शक्ति का ह्रास होना शुरू हो गया और परमार मुंज ने मेवाड़ पे अधिकार कर लिया। परमार मुंज का यहां आधिपत्य हो गया और चित्तौड़ पर भी उसने अधिकार कर लिया। चित्तौड़ में हमें पता है कि भोज परमार ने समिधेश्वर का मंदिर बनाया है। वो इसलिए बनाया होगा क्योंकि उस समय परमारों का चित्तौड़ पे अधिकार हो गया था। इसके बाद धीरे धीरे वापस मेवाड़ की शक्ति का उत्कर्ष हुआ और हम देखते हैं कि जत्र सिंह, इसके बाद हमें जो महत्वपूर्ण शासक मिलते हैं वो मिलते हैं जत्र सिंह। जत्र सिंह ने, ये जब मेवाड़ के शासक बने तो सबसे पहले इन्होंने परमारों से चित्तौड़ छीना, परमारों से चित्तौड़ छीना। ये लगभग 1213 से 50 ईस्वी के बीच में शासन करते थे। तो जत्र सिंह ने सबसे पहले क्या किया, परमारों से चित्तौड़ को छीन लिया। जत्र सिंह एक बहुत ही पावरफुल राजा सिद्ध हुए और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई, चित्तौड़ को। तो चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले शासक कौन है, जत्र सिंह। हम देख चुके हैं कि सबसे पहली जो राजधानी कौन सी थी, वो थी नागदा। सेकंड, अल्लट के काल में आहड़ का महत्व बढ़ा और थर्ड चित्तौड़। ठीक है, हमें एक ग्रंथ का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन यानी हमीर का मद मर्दन। ये जो ग्रंथ है इसकी रचना की है जय सिंह सूरी ने। जय सिंह सूरी ने इस ग्रंथ की रचना की है। इसमें हमीर जो है वो कहा गया है इल्तुतमिश को। अमीर कहा गया है इल्तुतमिश को। ठीक है, अब इल्तुतमिश वर्सेस जत्र सिंह, ये एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नाम था भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध, और ये हुआ 1227 ईस्वी में। 1227 ईस्वी में। और इस युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को जत्र सिंह के द्वारा पराजित कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जत्र सिंह एक बहुत ही पराक्रमी शासक था।
देखो, सबसे पहले इसने परमाणु से चित्तौड़ छीन लिया, उसको अपनी राजधानी बनाई। इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध में इन्होंने परास्त कर दिया 1227 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त इन्होंने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त कराया, चालुक्यों से मुक्त कराया, ठीक है, मुक्त करा दिया। इनके जो सेना अधिकारी थे उनके नाम याद रखने जरूरी है, क्या पता वो क्वेश्चन कहीं पूछ लिया जाए। मदन और बालाक, ये दो सैन्य अधिकारी थे। इन्हीं के नेतृत्व में चैत्र सिंह ने बड़े बड़े युद्ध लड़े थे। ठीक है, तो चैत्र सिंह चित्तौड़ छीनते हैं, इल्तुतमिश को हराते हैं, आहड़ों से चालुक्यों को आहड़ से बाहर खदेड़ देते हैं। मदन और बालाक इनके प्रमुख सैन्य अधिकारी रहते हैं। इसके बाद हमें उल्लेख मिलता है चैत्र सिंह के बाद तेज सिंह का। तेज सिंह, इनका कार्यकाल 1250 से 1273 ईस्वी का। सबसे पहले देखें तो इनकी पत्नी थी जेतल देवी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? जेतल देवी। इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़ में, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। सेकंड, आहड़ में इस समय एक ग्रंथ का चित्रण हुआ, वो था श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। प्रतिक्रमण चूर्णी ताड़पत्र पर चित्रित हुआ, और इसके जो चित्रकार थे वो कौन थे? कमल चंद्र। इसके चित्रकार रहे हैं कमल चंद्र। कमल चंद्र, ठीक है। तो जत्र सिंह का शासनकाल कला संस्कृति की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शासन रहा है। जत्र सिंह के बाद शासक बने रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, इनका कार्यकाल रहा लगभग, इनका एक ही साल का कार्यकाल रहा, 1302 से 1303 ईस्वी का। 1302 से 1303 ईस्वी का कार्यकाल रहा, और इनको अपने कार्यकाल के दौरान सबसे पहले सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इनके कार्यकाल के जो प्रमुख पात्र है उनके नाम लिख देता हूं मैं। सबसे पहला पात्र तो है वो है अलाउद्दीन, दूसरी पात्र है रानी पद्मावती, ठीक है, और एक है ये जायसी। सबसे पहले जायसी ने ही लगभग 1540 ईस्वी के आसपास अपना ग्रंथ रचा पद्मावत, जायसी का पद्मावत, और इसी में अलाउद्दीन और पद्मावती की कहानी इन्होंने इसमें लिखी थी। और रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी की कहानी से हम सब परिचित है। हम सब लोग जो फिल्म आई थी पद्मावत वो देख चुके हैं, तो उसको वापस यहाँ रिपीट करने का कोई बहुत उपयुक्त कारण हमें मिलता नहीं, ठीक है। तो जैसा हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया तो लगभग माना जाता है कि 6 महीने के आसपास वो घेरा डाले यहाँ पड़ा रहा, और उसके बाद जब किले के खाद्य सामग्री समाप्त हो गई, पेयजल समाप्त हो गया, तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि अब जौहर और साका, तो 26 अगस्त 1303 ईस्वी को एक तो हुआ जौहर जो रानी पद्मिनी ने किया था लगभग 1600 क्षत्राणियों के साथ, और एक हुआ साका केसरिया पहनकर
राजपूत सल्तनत काल के राजा अलाउद्दीन और उसके सैनिकों पर टूट पड़े। इसमें रावल रतन सिंह, गोरा, बादल सभी व्यक्ति काम आ गए, सबकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अलाउद्दीन को यहां कुछ मिला नहीं। ठीक है। और इस युद्ध के आंखों देखा हाल हमें मिलती है अमीर खुसरो की रचना। अमीर खुसरो ऐसा मानते हैं कि इस युद्ध के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही था, और उसकी रचना तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई, या इसको खजाइन उल फतू भी कहते हैं। खजाइन उल फतू, खजाइन उल फतू, इससे अपने को इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। और हमें यह भी जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ जो है, इसका नाम खिजराबाद कर दिया गया। ठीक है। और अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को यहां का शासक बनाया। खिज्र खां, ये चीज हमें और कहां से मिलती है, तो ढाई बी पीर की दरगाह के फारसी लेख से भी। ये हम पहले फारसी लेखों में पढ़ चुके हैं। फारसी लेख, ढाई बी पीर का फारसी लेख जो है, उससे भी हमें यहां उल्लेख मिलता है। ठीक है। फिर खिज्र खां का यहां टिकने वाला था, तो उसने क्या किया, चित्तौड़ का शासन प्रबंध मालदेव को सौंप दिया। ये मालदेव कौन था? ये कानरदे का भाई था। कानरदे के भाई मालदेव को सौंप के वो यहां से चला गया। इसके बाद आता है हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया, जैसा कि हम जानते हैं कि रावल शाखा रतन सिंह के साथ ही रावल शाखा है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद राणा हमीर या हमीर सिसोदिया से चित्तौड़ का राज्य शुरू होता है, और ये सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे। सिसोदा ठिकाना, वहां के जागीरदार थे हमीर। इन्होंने 1326 ईस्वी में मालदेव को यहां से भगा दिया और चित्तौड़ पर अपना अधिकार वापस कर लिया। इसलिए इनको मेवाड़ के उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ के उद्धारक के नाम से भी इनको जाना जाता है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन्हें विषम घाटी पंचानन नाम से भी इनको उपाधि दी है। ठीक है, विषम घाटी पंचानन इनको कहा है। एक इनके काल में हुआ है सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध हुआ है, ये कहां है? बांसवाड़ा में। और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को इन्होंने परास्त किया। ठीक है। इसके अलावा चित्तौड़ में इन्होंने अन्नपूर्णा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं वो हुए हैं राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। ये लगभग 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक ये राज्य करते हैं। इनके पिता थे क्षत्र सिंह। इनके पिता का नाम क्या था? क्षत्र सिंह, यानी खेता, राणा खेता। इनकी मृत्यु
बूंदी पर आक्रमण के समय हुई। क्षत्र सिंह की मृत्यु कैसे हुई? बूंदी के आक्रमण। तो क्या हुआ, जब बूंदी पर आक्रमण करते हुए क्षत्र सिंह की मृत्यु हो गई और बूंदी जीता नहीं जा सका, तो राणा लाखा ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं बूंदी पर आक्रमण करके उससे जीत नहीं लूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा या देह त्याग दूंगा। तो राणा लाखा की मृत्यु टालने के लिए सामंतों और सेनापतियों ने एक बूंदी की नकली लड़ाई का स्वांग खेला, जिसमें मिट्टी का बूंदी का किला बनाया गया। उसकी रक्षा किसने की? उसकी रक्षा की थी कुंभाहाड़ा ने। और कुंभाहाड़ा इसी नकली लड़ाई में राजपूतों की तरफ लड़ता हुआ, ये बूंदी की तरफ से लड़ा, बाकी राजपूत लक्ष्य सिंह की तरफ से लड़े और उसे उस नकली लड़ाई में विजय हासिल की। और कुंभाहाड़ा ने उस नकली लड़ाई में भी अपने बूंदी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का आहुति कर दी, प्राणों का दान कर दिया। राणा लाखा के समय एक महत्वपूर्ण घटना क्या घटी कि जावर में चांदी की खान निकल गई सर। इससे मेवाड़ का एकदम काया पलट हो गई। ठीक है। और इसके काल में एक बंजारा था, बंजारा। उस बंजारे ने, उसका नाम था चीतर बंजारा। इस चीतर बंजारा ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। राणा लाखा के साथ विवाह हुआ हंसा देवी का। राणा लाखा के साथ विवाह हुआ हंसा देवी का। हंसा देवी जोधपुर के रणमल की पुत्री थी। ठीक है, सॉरी, रणमल की बहन थी। हंसा देवी रणमल की बहन थी। एक्चुअली में हंसा देवी का जो रिश्ता आया था, वो रिश्ता आया था राणा चुंडा के लिए। लेकिन दरबार में राणा लाखा ने चुंडा को एक फप्ती कसी या मजाक में कहा होगा कि ठिठोली की उसके साथ कि चुंडा देखो, अब तुम्हारे लिए तो रिश्ते आ रहे हैं, अब हम जैसे वृद्ध लोग हैं, अब हमारे लिए कौन रिश्ता लाएगा। तो इतना कहना था कि पितृभक्त राणा चुंडा ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ये विवाह नहीं करूंगा, और अगर रणमल को विवाह करना हो तो अपनी बहन का विवाह मेरे पिता से करें। इसीलिए इसे मेवाड़ का भीष्म भी कहा गया है। ठीक है, रणमल ने मान ली और रणमल ने अपनी बहन हंसा देवी का विवाह राणा लाखा से कर लिया, लेकिन शर्त यह रखी कि इन दोनों का जो पुत्र होगा, इन दोनों का पुत्र ही मेवाड़ का राजा बनेगा। और ऐसा ही हुआ। इन दोनों का पुत्र हुआ मोकल। और मेवाड़ का राजा कौन बना? मोकल बना। मोकल का कार्यकाल हम देखते हैं 1421 से 1433। लाखा वापस देख लेते हैं। लाखा पिता क्षत्र सिंह खेता तो राणा लाखा को वापस देख लेते हैं। एक तकनीकी समस्या आ गई थी। राणा लाखा लक्ष्य सिंह 1382 से 1421 ईस्वी में, पिता क्षत्र सिंह खेता बूंदी पे आक्रमण किया, जीत नहीं सका, उसमें मृत्यु हो गई। लाखा ने प्रतिज्ञा कर ली जीत के रहूंगा। बूंदी की नकली लड़ाई हुई, कुंभाहाड़ा ने अपने उसमें प्राण त्याग दिए। ठीक है, इसी के समय जावर में चांदी की खान आ गई, चीतर बंजारा ने पिछोला झील बनाए, लाखा और हंसा देवी का विवाह हो गया, राव चुंडा ने विष्णु प्रतिज्ञा कर ली, मेवाड़ का राजा बना। उसके बाद मोकल, ये मोकल जो है वो हंसा देवी का और राणा लाखा का पुत्र था। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने चित्तौड़ में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कराया। द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़ में। ठीक है, और परमार भोज का जो मंदिर था उसका जो है इसने जीर्णोद्धार कराया। भोज के मंदिर का भी इसने
जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार कराया। ठीक। मोकल ने समितेश्वर मंदिर बनवाया। समितेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। हम पहले यहां पढ़ चुके थे परमार ने समितेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। तो ये जो है इस मंदिर का निर्माण कराया, त्रुटि सुधार कर लेता हूं मैं, मोकल ने, जबकि भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। भोज परमार में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया और मोकल ने समितेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। अब जब राणा मोकल कहीं जा रहा था तो झीलवाड़ा स्थान पर चाचा और मेरा ये इसके चाचा थे, इन्होंने इसकी हत्या कर दी। कहते हैं कि ये जो चाचा और मेरा थे, ये इसके सौतेले भाई थे, या यूं कहूं मैं कि ये एक पासवान से पैदा हुए दोनों लड़के थे और इनकी जो माँ थी वो एक खातिन थी। ठीक है। और एक दिन मजाक मजाक में मोकल ने इन दोनों से किसी पेड़ के बारे में पूछ लिया, तो इनको मन में गुस्सा आ गया। इनको लगा कि इनका अपमान किया गया है। तो मौका देखकर इन्होंने, चाचा और मेरा ने, मेपा पंवार की सहायता से मोकल की हत्या कर दी। मोकल की हत्या के बाद जो शासक बना वो बना राणा कुंभा। राणा कुंभा। राणा कुंभा लगभग 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक का काल राणा कुंभा का काल माना जाता है। ठीक है ना। अब राणा कुंभा जैसे शासक बना, इसके सामने महत्वपूर्ण कुछ चुनौतियां थी। पहली चुनौती तो क्या थी? पिता की मृत्यु का बदला लेना। पिता की मृत्यु का बदला लेना। दूसरी चुनौती क्या थी? राठौड़ों के प्रभाव से मुक्त होना। राठौड़ों के प्रभाव से मुक्त होना। मोकल के शासनकाल में रणमल का मेवाड़ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया था और हंसाबाई तक को यह आशंका होने लगी थी कि कहीं रणमल कुंभा की हत्या करके मेवाड़ की गद्दी पर अधिकार न कर ले। तो सबसे पहले तो चाचा और मेरा को परास्त करके उनको मालवा खदेड़ दिया। वहां उनकी मृत्यु हो गई। रणमल को इसकी एक प्रेमिका थी भारमली, उसकी सहायता से रणमल की हत्या कर दी गई और रणमल का पुत्र था वो था जोधा। ठीक है। अब ये कहानियां हैं, किससे कहानियां मैं यहाँ नहीं सुना रहा, वरना ऐसा माना जाता है कि भारमली को रात को कहा गया और उसने रणमल को शराब वराब पिला के और एक खटिया पे बांध दिया। उसके बाद जब राजपूतों ने इस पे रणमल पे आक्रमण किया तो भी रणमल खटिया के साथ खड़ा होकर युद्ध करने लग गया। चूंकि खटिया लंबी थी, उसके पांव जमीन पर टिके नहीं, इसलिए रणमल मारा गया। और ऐसा कहते हैं कि इसी कारण जो है वो जोधपुर की तरफ खटिया पैरों से थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है। पर इन सब कथा कहानियों का परीक्षा की दृष्टि से कोई ज्यादा उपयोग है नहीं, हमें केवल अपना फोकस परीक्षा तक ही रखना है। इस प्रकार रणमल से मुक्ति पाई, जोधा जोधपुर की तरफ भाग गया। तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा संकट जो कुंभा पर था, इधर बना मैं, हम जानते हैं ये मेवाड़ है। ठीक है। इधर जो शासन था वो था मालवा और नीचे जो था वो था गुजरात। तो मालवा पे जो शासन था वो था महमूद खिलजी, महमूद खलजी का शासन था। और गुजरात पे जो शासन था वो कुतुबुद्दीन का।
ये दोनों मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहते थे। तो इन दोनों को हराना या इनकी शक्तियों को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी था। मालवा और गुजरात की महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाना। मालवा और गुजरात, सबसे पहले 1437 ईस्वी के सारंगपुर के युद्ध में महमूद खलजी को हराया राणा कुंभा ने। सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खलजी को हरा दिया, और कहते हैं कि इसी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया। विजय स्तंभ का निर्माण हुआ, और इस घटना का उल्लेख अबुल फजल ने भी अपने अकबरनामा में किया है। ठीक है, वो राठौड़ों वाला किस्सा चल ही रहा था, तो उसको भी हल कर दिया। मोकल का पुत्र था रायमल, कुंभा का पुत्र था रायमल। रायमल का विवाह कर दिया श्रृंगार देवी से, जो जोधा की पुत्री थी। ठीक है, इससे आंवल बावल की संधि हो गई, और जोधा को भी समस्या समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त राणा कुंभा ने अपने शासनकाल में लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। इनमें देखो, अचलगढ़ है ना, कुंभलगढ़, मचान और बेराट, इन दुर्गों का निर्माण कराया। और इन दुर्गों का जो शिल्पी था वो कौन था? मंडल। ठीक है, कुंभलगढ़ में कटारगढ़ का निर्माण करवाया। कटारगढ़, इसके बारे में अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल लिखता है कि कटारगढ़ देखने में इतना ऊपर था कि इसे देखें तो सिर से पगड़ी जो है वो नीचे गिर जाती है। कुंभा एक बहुत बड़ा निर्माता था। इसने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी का मंदिर, श्रृंगार चोरी, मीरा मंदिर, रणकपुर के मंदिर, इन सब का निर्माण करवाया। साहित्यकार भी था, कुंभा बहुत बड़ा साहित्यकार भी था। साहित्यकार कैसे? एक लिंग महात्म्य की रचना। हालांकि कुछ लोग कान्ह व्यास को भी इसका रचयिता स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि इसकी रचना कुंभा ने की थी। ठीक है, और कहीं कहीं अपने को ज्यादातर कान्ह व्यास को ही स्वीकार करते हैं। इसके अलावा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, गीत गोविंद पर टीका, ठीक है, संगीत रत्नाकर पर टीका, रत्नाकर पर टीका, और एक लिखी चंडी शतक की व्याख्या। चंडी शतक की व्याख्या ये कुंभा ने की थी। इसके समय कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण हुआ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसको किसने लिखा? उसके प्रमुख शिल्पी अत्रि और महेश, उसके पुत्र महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। कुंभा की प्रमुख उपाधियां हम देखें तो राव राय, दान गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य,
और हिंदू सुल्तान। ये प्रमुख उपाधियां कुंभा की रही है। हम सब जानते हैं कि कुंभा को जो अंत समय में उन्माद रोग हो गया था। क्या उन्माद रोग हो गया था, और इसकी वजह से मामादेव तालाब के पास, कुंभलगढ़ में मामादेव तालाब के पास उसके पुत्र उदा ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, ये कब किया? 1468 ईस्वी। ठीक है ना? और इसके बाद जो रायमल था, कुंभा का पुत्र, इसने उदा को दाड़िमपुर के युद्ध में परास्त किया। दाड़िमपुर युद्ध। और वो भाग के मालवा चला गया, और वहां पे कहते हैं कि उस पर बिजली गिर गई, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद रायमल मेवाड़ का शासक बना, और रायमल की पत्नी थी श्रृंगार देवी, उसने बनाई थी गोसुंडी की बावड़ी। गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण कराया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने देख लिया गुहिल गहलोत वंश, अबुल फजल ये कहता है ईरानवी नौशेरवा का वंशज, कर्नल टोड शामल दास इन्हें वल्लभी से आना हुआ बताते हैं, भंडारकर आनंदपुर के ब्राह्मण वंशी बताते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर, गोपीनाथ शर्मा भी इन्हें ब्राह्मण वंशी बताते हैं। कर्नल टोड जो है वो गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन करते हैं, जिसमें कल्याणपुर, वागड़, चाटसू, धोड़, काठियावाड़ी। 566 ईस्वी के आसपास गुहिल आता है। फिर बप्पा रावल आते हैं। बप्पा रावल हिंदुआ सूरज हैं, हारित ऋषि की कृपा है इन पे, नागदा को राजधानी बनाते हैं। 734 में चित्तौड़ पर आक्रमण करके मानमोरी को हरा देते हैं। एकलिंग जी का मंदिर बनवाते हैं। फिर शिलादित्य अपराजित खुमान ये अरब आक्रमण को विफल बनाता है। खुमान थर्ड ये एक महत्वपूर्ण शासक था, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी नाम है। भर्तृभट्ट जो है ये राजपूत राजकुमारी से विवाह करता है, इसलिए मेवाड़ और राष्ट्रकूटों के अच्छे संबंध बन जाते हैं, और इन्हीं राष्ट्रकूटों की सहायता से अल्लड़ जो है वो परमारों को यहाँ से भगा देता है। और आहड़ के लेख में नौकरशाही का भी अपने को उल्लेख मिलता है। आहड़ का लेख कहाँ से मिलता है? वरा मंदिर से मिलता है। आहड़ व्यापार का केंद्र था, राजधानी आहड़ हो गई थी। उसके बाद रास होने लगा मेवाड़ का। परमार मुंज ने आक्रमण किया, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया, मोकल ने समिदेश्वर का कराया था। अब जेत्र सिंह आया, जेत्र सिंह ने परमार चित्तौड़ से छीन लिया और उसने अपनी राजधानी बनाई चित्तौड़। हमीद मदमर्दन एक ग्रंथ है उसमें, जय सिंह सूरी का, उसमें इल्तुतमिश हमीर है, जिसका मदमर्दन जेत्र सिंह ने कर दिया भूताड़ा के युद्ध में 1227 में। 2 सैन्य अधिकारी बड़े महत्वपूर्ण थे, मदन और बालाक। तेज सिंह आया, तेज सिंह के काल में श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, कमलचंद आहड़ में जो है इसकी रचना हुई थी, ये चित्रकला में हम देख चुके हैं। इसके बाद रावल रतन सिंह आया, 26 अगस्त 1303 को जौहर और साका हो गया। फिर उसके बाद अमीर खुसरो ने इसके बारे में लिखा खजाइन उल फुतू तारीख अलाई में, और खिजराबाद कर दिया था चित्तौड़ का नाम। अलाउद्दीन का छोरा था खिजर का। ठीक है, और इसने मालदेव, मुच्छला मालदेव कानरदेव का जो भाई था, उसको ये चित्तौड़ का शासन दे दिया था। 1326 ईस्वी में सिसोदा ठिकाने का हमीर था, इसने चित्तौड़ पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया, इसलिए इसको मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसको विषमघाटी पंचालन कहा है। सिंगोली युद्ध में इसने मुगल महमूद बिन तुगलक को हरा दिया। इसने अन्नपूर्णा देवी का मंदिर निर्माण करवाया। राणा लाखा आया, राणा लाखा का पिता खेता का बूंदी आक्रमण में निधन, बूंदी की नकली लड़ाई, कुंभाहाड़ा का बलिदान, जावर में चांदी की खान आ गई, छितर बंजारा ने पिछुला झील बना दी। ठीक है, लाखा और हंसा देवी का विवाह हो गया, चुंडा भीष्म बन गया, मेवाड़ का राजा बना मोकल ने चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण कराया, भोज मंदिर का जीर्णोद्वार कराया, समिदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। चाचा और मेरा ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद आए राणा कुंभा, पिता की मृत्यु का बदला लिया, चाचा मेरा को मेवाड़ मालवा खदेड़ दिया, राठौड़ों के प्रभाव से मुक्त किया, रणमल की हत्या कर दी, मालवा और गुजरात से निपटे। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में महमूद खलजी को हरा दिया। रायमल अपने पुत्र से श्रृंगार देवी का विवाह करवाया, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, कोमल स्वामी श्रृंगार चोरी मीरा मंदिर का निर्माण करवाया, एकलिंग महत्य का अनाव्यास, संगीत राज, संगीत मीमांसा, गीत गोविंद की टीका लिखी, संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी, चंडी शतक की इन्होंने व्याख्या की, कीर्ति श्रम प्रशस्ति का निर्माण कराया त्रियोर महेश में, राव राय, दान गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान जैसी उपाधियां धारण की। लास्ट में उन्माद रोग हो गया था। मामा देवकुंडी के पास उदा ने इनकी हत्या कर दी थी। पुत्र रायमल ने दाड़िमपुर के युद्ध में उदा को हरा दिया। उदा मालवा भाग गया और वहीं उसकी बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी थी, उसने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण कराया। इस प्रकार ये कुंभा तक आज हमने देख लिया है। सांगा से हम इसे कल देखेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।